रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अक्सर आरबीआई कहते हैं। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है। इसे देश का सेंट्रल बैंक समझो। इसका मेन काम है हमारे सारे पैसे को मैनेज करना। ये दूसरे कमर्शियल बैंकों को भी ध्यान से सुपरवाइज करता है। आरबीआई हमारे देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम करता है। ये करेंसी नोट्स छापने वाली अथॉरिटी भी है और ये इंडिया के फॉरेन मनी रिजर्व्स को भी सेफली मैनेज करता है। इस रोल में इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट जिम्मेदारी होती है। आरबीआई सच में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का गार्डियन है। आरबीआई के डिसीजन सबके लिए बहुत मैटर करते हैं। ये डिसीजन सीधे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करते हैं। इनसे पता चलता है कि आपकी मंथली लोन पेमेंट्स कितनी होंगी। इनका असर उन चीजों की कॉस्ट पर भी पड़ता है जो हम रोज खरीदते हैं। इसी को हम आमतौर पर इन्फ्लेशन कहते हैं। आरबीआई के सही डिसीजन से ज्यादा जॉब्स और ग्रोथ हो सकती है, लेकिन गलत डिसीजंस इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकते हैं। हर इंसान और बिजनेस को आरबीआई के एक्शंस महसूस होते हैं, इसलिए लोग और मार्केट्स आरबीआई के मूव्स को करीब से देखते हैं। इन डिसीजंस को समझने से हमें अपने फाइनेंसेस प्लान करने में मदद मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक की मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट नए अनाउंसमेंट्स किए गए। ये अनाउंसमेंट्स इकोनॉमी में की इंटरेस्ट रेट से जुड़े हैं। इनका संबंध बैंकों के पास अवेलेबल पैसे की अमाउंट से भी है। आरबीआई से इस तरह के चेंजेस हमेशा बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। ये देश की इकोनॉमी के लिए एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। इन मेजर्स का प्राइमरी गोल इंडिया की प्रोग्रेस को सपोर्ट करना है। अब हम देखेंगे कि ये चेंजेस असल में क्या है। हर कंपोनेंट को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसीज कई तरह से हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करती है। आरबीआई इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए कई टूल्स का इस्तेमाल करता है। रिपो रेट इसके सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर एक और वाइटल टूल है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मनी सप्लाई को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनका इस्तेमाल इन्फ्लेशन के लेवल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने में भी रोल निभाते हैं। आरबीआई ने अभी इन की रेट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। चलिए अब नए नंबर्स और उनके मतलब को एग्जामिन करते हैं। इससे हमें पोटेंशियल इंपैक्ट को साफ साफ देखने में मदद मिलेगी। ये फिगर्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए क्रूशियल है। रेपो रेट अब लोअर कर दिया गया है। इसे एक सिग्निफिकेंट 0.50 परसेंटेज पॉइंट से कट किया गया है। नया रेपो रेट अब 5.5% हो गया है। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसे उधार देता है। लोअर रेपो रेट का आमतौर पर मतलब होता है बैंकों से चीपर लोन्स। ये साल 2025 में लगातार तीसरा रेट कट है। आरबीआई को उम्मीद है कि इस मूव से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। बैंक अब आरबीआई से लोअर कॉस्ट पर फंड्स एक्सेस कर सकते हैं। इससे उन्हें इंकरेजमेंट मिलना चाहिए कि वो लोगों को ज्यादा लेंड करें। ये बोरोइंग को और अट्रैक्टिव बनाने की एक कोशिश का सिग्नल है। कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर में भी कमी की गई है। सीआरआर बैंक डिपॉजिट्स का वो हिस्सा है जो आरबीआई के पास रखा जाता है। बैंकों को ये एक तय अमाउंट कैश आरबीआई के पास रखना ही होता है। ये अमाउंट जो बैंकों को अलग रखना पड़ता है अब कम हो गया है। सीआरआर को 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट बदलाव से बैंकों के पास काफी ज्यादा पैसा आएगा। अनुमान है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए रिलीज होंगे। ये फंड्स का रिलीज धीरे धीरे कई स्टेप्स में होगा। ये प्रोसेस सितंबर से शुरू होगा और नवंबर में खत्म होगा। बैंकों के पास ज्यादा फंड्स होने का मतलब है कि वो ज्यादा लोन्स दे सकते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन अभी काफी लो है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल में 3.16% था। ये फिगर देश के लिए एक सिग्निफिकेंट 6 ईयर लो दिखाता है। खासकर खाने पीने की चीजों की प्राइसेस हाल ही में कम हुई है। आरबीआई को उम्मीद है कि लो इन्फ्लेशन का ये ट्रेंड जारी रहेगा। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्फ्लेशन 3.7% प्रोजेक्टेड है। ये आरबीआई के पहले के 4% के एस्टिमेट से लोअर है। लो इन्फ्लेशन से आरबीआई को रेट्स कट करने का और कॉन्फिडेंस मिलता है। वो ग्रोथ पर फोकस कर सकता है बिना प्राइसेस की ज्यादा चिंता किए। ये सेंट्रल बैंक के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ के स्टेडी साइंस दिख रहे हैं। आरबीआई को उम्मीद है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी ग्रो करेगा। जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट 6.5% पर मेंटेन किया गया है। ये प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 के लिए है।
अच्छे मॉनसून सीजन की प्रेडिक्शंस इस आउटलुक में हेल्प कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का स्पेंडिंग भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। ये नोटवर्दी है कि इंडिया अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये स्टेडी ग्रोथ मोमेंटम एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कई फैक्टर्स इस कंटिन्यूड इकोनॉमिक एक्सपेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आरबीआई की पॉलिसीज का एम इस ग्रोथ को और स्ट्रेंथन करना है। एक बड़ा इंपैक्ट होगा लोगों के लिए सस्ते लोन्स। आपके होम लोन्स जल्द ही और अफोर्डेबल हो सकते हैं। कार लोन ईएमआईज या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी कम हो सकती है। बिजनेसेस को भी लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट्स पर बोरो करने का फायदा हो सकता है। इससे उन्हें अपने ऑपरेशंस में और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेजमेंट मिल सकता है। वो अपनी फैक्ट्रीज एक्सपैंड करने या और स्टाफ हायर करने का डिसाइड कर सकते हैं। यह बहुत से बोरोवर्स के लिए वाकई एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। ज्यादा बोरोइंग और स्पेंडिंग से इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करने में मदद मिल सकती है। लोग बड़ी परचेसेस करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। इससे पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक साइकिल बनता है। कमर्शियल बैंक्स के पास लेंड करने के लिए और ज्यादा पैसे होंगे। सीआरआर में जो बड़ी कटौती हुई है वही इसका मेन रीजन है। ज्यादा फंड्स अवेलेबल होने पर बैंक्स अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। यह बढ़ी हुई लिक्विडिटी स्मॉल बिजनेसेस के लिए खास तौर पर हेल्पफुल हो सकती है। यह उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट कर सकता है जिन्हें फाइनेंस की जरूरत है। सिस्टम में ज्यादा क्रेडिट आने से इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती से बूस्ट मिल सकता है। इसे अक्सर सिस्टम के लिए लिक्विडिटी बूस्ट कहा जाता है। बैंक्स इस बेनिफिट को ट्रांसमिट करने में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। आरबीआई को उम्मीद है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को बेटर परफॉर्म करने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सेविंग्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट में गिरावट आ सकती है। यह तब लागू होता है अगर आपके पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हैं या अगर आप अपने फंड्स रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हैं। आपको लग सकता है कि अब आपको कम इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। यह चेंज खास तौर पर उन लोगों को अफेक्ट करता है जो सेविंग्स पर रिलाई करते हैं, जैसे कि रिटायर्ड इंडिविजुअल्स अक्सर इस इंटरेस्ट इनकम पर डिपेंड करते हैं। इसे जनरल में सेवर्स के लिए एक डाउनसाइड माना जा सकता है। उन्हें फंड्स मैनेज करने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट्स भी अपने कॉर्पस से मिलने वाले इंटरेस्ट पर रिलाई करते हैं, तो लोअर रेट्स इन ग्रुप्स के लिए एक चैलेंज पेश करते हैं। आरबीआई ने अपना ओवरऑल पॉलिसी स्टांस भी बदला है। स्टांस अकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गया है। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है कि आरबीआई रेट्स कट करने के लिए ओपन है। न्यूट्रल का मतलब है कि आरबीआई अब आने वाले डेटा को केयरफुली देखेगा। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती ऑटोमेटिकली गारंटीड नहीं है। वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसा रहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्चुअल पेस कैसी रहती है उस पर भी। तो आरबीआई आगे चलकर और ज्यादा कॉशियस रह सकता है। आगे कोई भी मूव करने से पहले वो कंडीशंस को असेस करेगा। ये पॉलिसी के लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच का सिग्नल देता है। आरबीआई के इन मूव्स की वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं। पूरी इकोनॉमी शायद तेज रफ्तार से ग्रो करना शुरू कर दे और ज्यादा लोगों के लिए नए घर खरीदना शायद आसान हो जाए। बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए इंकरेजमेंट मिल सकता है। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है और उम्मीद है कि ये लो ही रहेगा। इससे सबको अपने घर का बजट काफी बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। इंडियन रूपी जो हमारी करेंसी है वो भी स्टेबल रह सकता है। स्टेबल करेंसी आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अच्छी होती है। इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो सकता है। ये सब पॉजिटिव नतीजे हैं जो आरबीआई चाह रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। हमेशा एक रिस्क रहता है कि इन्फ्लेशन अचानक से फिर BR आ जा सकता है। ऐसा हो सकता है अगर खाने पीने की चीजों के दाम अचानक से बहुत तेजी से BR आ जाए या अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा BR आ जाए। मौसम की गड़बड़ भी खेती की पैदावार पर असर डाल सकती है। फसलों को कोई भी नुकसान खाने पीने की चीजों की कीमतों को तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए रिजर्व बैंक को हमेशा चौकन्ना और अलर्ट रहना होगा। इन्फ्लेशन की उम्मीदों को मैनेज करना हमेशा एक बड़ा रिस्क बना रहता है। दुनिया भर की इकोनॉमिक सिचुएशन में भी उठापटक बनी रहती है। इन फैक्टर्स पर पॉलिसी मेकर्स को ध्यान से नजर रखने की जरूरत है।
बैंक्स शायद अपने लोन रेट्स को फौरन पूरी तरह से कम न करें। कभी कभी वो फायदों को आगे पास ऑन करने में कुछ टाइम लेते हैं। इस देरी को आमतौर पर ट्रांसमिशन लैग कहा जाता है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स भी इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बड़े देशों के बीच लगातार चलने वाली ट्रेड टेंशंस ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को धीमा कर सकते हैं। इसकी वजह से इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है। इन्हें अक्सर इकोनॉमी के एक्सटर्नल रिस्क्स कहा जाता है। आरबीआई को अपनी प्लानिंग में इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनसे निपटने के लिए डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग होनी चाहिए। एक ऐसी रिकवरी जो हर तरफ हो, सबकी उम्मीद कर रही है। इसलिए ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे संभालेंगे। हमें आने वाले समय में इसके असर को ध्यान से देखना होगा, तभी हमें इसका पूरा असर सच में पता चलेगा। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी मूव्स हमारी रोजाना की फाइनेंशियल लाइफ्स पर असर डालते हैं। ये इंडिया की पूरी इकोनॉमी को शेप देने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। सेंट्रल बैंक के लिए ये हमेशा एक बड़ा ही नाजुक तालमेल बिठाने वाला काम होता है। उसे ग्रोथ को सपोर्ट करने और कीमतों को स्टेबल रखने के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। देश में हर कोई यही उम्मीद करता है कि नतीजा सबसे अच्छा हो। एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इकोनॉमी